हेलो गाइस गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं रीट 2025 27-28 फरवरी को जो होने वाला एग्ज़ाम है दोस्तों, उसमें जो दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर हुए थे, मींस 2022 में 3 पेपर हुए थे आपके। 24 जुलाई को दोस्तों 2 पेपर हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट। और फिर दोस्तों 23 जुलाई को 2022 को फिर दोस्तों एक पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, मीन्स 2022 में 3 पेपर हुए थे। तो दोस्तों जो 24 जुलाई 2022 को पेपर हुआ था, दोनों पेपर, उसके प्रीवियस ईयर पेपर यानी क्वेश्चन की मैंने बात कर ली है। अगर आपने ना देखा हो तो देख लीजिए, क्लास पढ़ी हुई है दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों 23 जुलाई 2022 के सेकंड शिफ्ट, जिसमें दोस्तों केवल एक पेपर हुआ है। तो उसमें सीडीपी की बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें कि आज क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विकास का कौन सा आयाम नाम चमस्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है। नाम चमस्की, विकास का कौन सा आयाम नाम चमस्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है? पहला ऑप्शन है भाषा विकास, दूसरा ऑप्शन नैतिक विकास, तीसरा ऑप्शन है सामूहिक विकास और चौथा ऑप्शन दोस्तों संज्ञानात्मक विकास। तो दोस्तों नैतिक विकास के प्रतिपादक हैं पैट्रिक लॉरेंस कोहलबर्ग, पैट्रिक लॉरेंस कोहलबर्ग लॉरेंस कोहलबर्ग हैं दोस्तों। और संज्ञानात्मक विकास के जो प्रतिपादक हैं दोस्तों जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे। और जो दोस्तों सामयिक विकास के प्रतिपादक हैं दोस्तों विलियम मैकडूगल हैं, विलियम मैकडूगल। और जो दोस्तों नाम चमस्की जी हैं, इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। और ये दोस्तों एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने दोस्तों भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। और ये कब दिया था दोस्तों? तो ये दिया था 1959 में इसका प्रतिपादन किया था, मतलब यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और दोस्तों क्या इन्होंने बताया था कि दोस्तों जब मनुष्य या बच्चों में एलएडी मीन्स दोस्तों क्या हुआ, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या भाषा संग्राहक यंत्र पाया जाता है, इन्होंने बताया दोस्तों। और इसके जो दोस्तों अन्य नाम हैं भाषा विकास के, जन्मजात भाषा अर्जन सिद्धांत है, जनरेटिव ग्रामर थ्योरी है दोस्तों, और दोस्तों तीसरा है साइको लिंग्विस्ट थ्योरी। और इन्होंने दोस्तों भाषा विकास की प्रक्रिया बताई है। जैसे दोस्तों इन्होंने 6 पार्ट में भाषा प्रकार मतलब भाषा विकास की प्रक्रिया को बताया है, जिसमें दोस्तों पहले जैसे क्रंदन घुटकना बलबलाना ये है दोस्तों। फिर लास्ट में दोस्तों तार वाली भाषा आती है। इन्होंने दोस्तों भाषा विकास का क्रम बताया दोस्तों LSRW, यानी सुनना बोलना पढ़ना लिखना सुबोपाली। देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, वरना काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी। इन पे तो पूरा एक टॉपिक है दोस्तों। एक बालक की वृद्धि में कौन सा कारक संबंधित नहीं है? नहीं है दोस्तों, एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है। मतलब दोस्तों कोई 3 संबंधित होंगे, एक कोई नहीं है, उसी को आपको बताना है। और वृद्धि होती क्या है दोस्तों? तो वृद्धि को हम माप सकते हैं, यह मात्रात्मक होती है दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, ये मात्रात्मक होती है। वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक होती है। जैसे 5 फुट, ये क्या है दोस्तों? मात्रात्मक है। इंसान का वजन जैसे दोस्तों 56 किलोग्राम, ये क्या है दोस्तों? वृद्धि है। और दोस्तों जो विकास होता है ये अमूर्त होता है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता, और वृद्धि हमें दिखाई पड़ती है। अब इसको जो कारक हैं दोस्तों क्या है? जैसे पहला ऑप्शन है पोषण, दूसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य, तीसरा ऑप्शन निद्रा, चौथा ऑप्शन अधिवास। तो दोस्तों वृद्धि के विकास के लिए जो कारक हैं भाई, पोषण भी जरूरी है, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। स्वास्थ्य तो आएगा ही दोस्तों बालक की वृद्धि में, यानी इसमें दोस्तों कारक में, तो नहीं पूछा गया तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। फिर तीसरा ऑप्शन दोस्तों निद्रा यानी नींद, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों वृद्धि में, शारीरिक वृद्धि के लिए या मानसिक वृद्धि के लिए, सभी के लिए दोस्तों। लेकिन वृद्धि में भी आएगा ये पॉइंट निद्रा, तो ये भी नहीं होगा। हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा यानी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अधिवास हो जाएगा। अधिवास मीन्स क्या हुआ दोस्तों? बालक की वृद्धि में अधिवास कारक का कोई विशेष महत्व नहीं है दोस्तों। और जो दोस्तों अन्य कारक हैं जैसे व्यायाम है दोस्तों, ये दोस्तों एक महत्वपूर्ण कारक है दोस्तों शारीरिक वृद्धि के लिए। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन है
कि निम्न मनोवैज्ञानिकों में कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। मतलब सीधा दोस्तों ये पूछ रहा है कि बच्चों यानी बाल विकास के सिद्धांत किसने नहीं प्रतिपादित किया, सीधा दोस्तों ये क्वेश्चन इसका। तो पहला ऑप्शन दोस्तों जीन पियाजे, दूसरा ऑप्शन दोस्तों अब्राहम मास्लो, तीसरा ऑप्शन दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा और चौथा ऑप्शन हमारा लेव वाइगोस्की। तो दोस्तों जो जीन पियाजे जी हैं ये भी दोस्तों अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या बताया था भाई, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था दोस्तों जीन पियाजे जी ने। और ये दोस्तों एक रचनावादी वैज्ञानिक माने जाते हैं, मतलब मनोवैज्ञानिक दोस्तों। और फिर दोस्तों जैसे अल्बर्ट बंडूरा हैं, इन्होंने दोस्तों सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था दोस्तों, इन्होंने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था दोस्तों, सामाजिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, जो कि दोस्तों एक व्यवहारवादी वैज्ञानिक माने जाते हैं। फिर दोस्तों चौथा ऑप्शन हमारा लेव वाइगोस्की, इन्होंने क्या दिया था दोस्तों, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ये दोस्तों रचनावादी वैज्ञानिक में आते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो दूसरा ऑप्शन हमारा अब्राहम मास्लो, इन्होंने कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया था दोस्तों अब्राहम मास्लो ने। फिर दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे, यानी एक मिनट दोस्तों। हमारा चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है, वैध नहीं है दोस्तों। ये वैधता का सूक्ष्म रूप है और इसकी इंग्लिश होती है वैलिडिटी। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, वैधता का इसका मतलब होता है दोस्तों कि जैसे कोई प्रश्न पत्र बनाया गया है तो जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है उसमें उसकी पूर्ति हो रही कि नहीं, ये है दोस्तों वैधता, और उसी से बना है वैध। तो यहाँ पर वैध नहीं है दोस्तों भूमिका के अध्ययन के लिए, तो ऑप्शन है हमारा जुड़वा बच्चों का अध्ययन, दूसरा ऑप्शन दोस्तों अभिभावक बालक विश्लेषण, फिर तीसरा ऑप्शन दोस्तों दत्तक ग्रहण अध्ययन, चौथा ऑप्शन दोस्तों समवयस्क समूह अध्ययन। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सा विधि विधि दोस्तों वैध नहीं है। अब यहाँ पर जैसे हमारे चार ऑप्शन है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा जैसे पहला ऑप्शन है जुड़वा बच्चों का अध्ययन, ये भी हमारी विधि है दोस्तों, वैध मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। दूसरा ऑप्शन दोस्तों अभिभावक बालक विश्लेषण, विश्लेषण का मतलब है दोस्तों तोड़ना और संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना, ये भी हमारी विधि है लेकिन नहीं पूछा गया तो नहीं होगा दोस्तों। तीसरा ऑप्शन दोस्तों दत्तक ग्रहण अध्ययन, ये दोस्तों ये भी आनुवंशिकता की भूमिका अध्ययन के लिए विधि वैध मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों चौथा हो जाएगा समवयस्क समूह अध्ययन। समवयस्क समूह अध्ययन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, आनुवंशिकता का मतलब क्या होता है कि जैसे आँखों का रंग है दोस्तों, आँखों का जो रंग है ये हमें आनुवंशिकता से मिलता है। हमारी कदकाठी है, शरीर का रंग है, मतलब हमारी जो हमारा रंग है, जो रूप है, हमारी जो चेहरे की बनावट है, ये सब आनुवंशिकता के लक्षण हैं। तो भाई समवयस्क समूह अध्ययन में कोई आनुवंशिकता की बात की नहीं जा रही दोस्तों। जैसे जुड़वा बच्चों का अध्ययन ये आनुवंशिकता है दोस्तों, मतलब एक ही फैमिली से दो बच्चे हैं, यानी एक ही फैमिली से हैं दोस्तों। दूसरा ऑप्शन अभिभावक बालक विश्लेषण, तो ये भी दोस्तों एक ही फैमिली की बात की जा रही है। दत्तक ग्रहण अध्ययन, ये भी दोस्तों एक ही फैमिली की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर समवयस्क समूह अध्ययन, यहाँ पर तो आनुवंशिकता नहीं हो पाएगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कई ग्रुप आ जाएंगे दोस्तों। इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पाए होंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर है
किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन दोस्तों, क्वेश्चन आप सभी ने समझ पाए होंगे, फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों। किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार, परिप्रेक्ष्य का मतलब जैसे जैविक है, वातावरण है, सामाजिक है, मनोवैज्ञानिक है। जैविक में शारीरिक आता है दोस्तों, इससे सभी जानते होंगे आप। किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित, मतलब जो पहले से है, प्रणाली को दर्शाता है? तो पहला ऑप्शन हमारा दोस्तों वातावरणीय, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक, तीसरा ऑप्शन है जैविक, चौथा ऑप्शन दोस्तों मनोवैज्ञानिक। दोस्तों एक चीज़ आप सभी ध्यान दीजिएगा, जो हमारे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है वो हमारा आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे, सीधे तौर पर शरीर की बात की जा रही है दोस्तों, शरीर के अंदर, शरीर के अंदर, यहीं से आपका दोस्तों क्वेश्चन मिलेगा। अब यहाँ पर वातावरण है, तो यहाँ पर शरीर की तो कोई बात नहीं की जा रही दोस्तों। सामाजिक में भी दोस्तों कोई शरीर की बात नहीं की जा रही दोस्तों। अब यहाँ पर मनोवैज्ञानिक है, ये तो मस्तिष्क से संबंधित है दोस्तों। लेकिन जो मैंने बताया दोस्तों, जैविक होता है, जैविक में दोस्तों शरीर आ जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है। तो हमारा हो जाएगा कौन सा ऑप्शन दोस्तों, जैविक। क्योंकि दोस्तों जैविक में ही शरीर आती है दोस्तों। जैविक क्रिया यानी शारीरिक क्रिया क्या है, ये दोस्तों क्या बोलते हैं, जैविक के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, मीन्स छठवां क्वेश्चन देखते हैं। इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है। दोस्तों जो पावलोव थे ये व्यवहारवादी वैज्ञानिक थे, व्यवहारवादी। तो मतलब इन्होंने क्वेश्चन क्या है कि द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है, मतलब किसके द्वारा समझाता है? पहला ऑप्शन दोस्तों पुनर्बलन, दूसरा ऑप्शन दोस्तों साहचर, तीसरा ऑप्शन अनुकरण, चौथा ऑप्शन हमारा अंतर्दृष्टि। थोड़ा सा इनके बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों कि पावलोव ने क्या बताया था, किसके बारे में बात की थी। तो दोस्तों पावलोव जो हैं, ये मैंने बताया दोस्तों व्यवहारवादी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने दोस्तों जो इनका वो सिद्धांत माना जाता है, अनुकूलित अनुबंधन का सिद्धांत है दोस्तों। इसे शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों CR थ्योरी भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी, कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी दोस्तों, कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी मतलब दोस्तों अनुकूलित अनुबंधन का सिद्धांत। तो इसमें क्या है दोस्तों, और इन्हें दोस्तों जो पावलोव जी हैं, इनको 1904 में दोस्तों नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। क्या मिल चुका है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार। कब दोस्तों, 1904 में। क्योंकि यहाँ पर जो रीट का एग्जाम है दोस्तों, यहाँ पर तथ्यात्मक क्वेश्चन आते हैं, मीन्स समझने वाले कम रटने वाले ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों कि पावलोव को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो 1904 में नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। और जो इन्होंने दोस्तों प्रयोग किया था वो दोस्तों कुत्ते पर किया था। किस पे, कुत्ते पर किया था दोस्तों, इन्होंने प्रयोग किया था कुत्ते पर। और इनको, इनकी जो सहायक सामग्री थी दोस्तों, घंटी थी, कटोरा था, भोजन था मेन। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है। पहला ऑप्शन है पुनर्बलन, दूसरा ऑप्शन साहचर, तीसरा ऑप्शन है अनुकरण, चौथा ऑप्शन है अंतर्दृष्टि। तो आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे कि भाई इन्होंने कोई घटना, जैसे पुनर्बलन का क्या मतलब है, बार बार रिपीट करना। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर नहीं होगा दोस्तों। अनुकरण का मतलब क्या होता है, देख कर सीखना। अब वहाँ पर कुत्ता कोई चीज़ देख कर नहीं सीख रहा था दोस्तों। अंतर्दृष्टि का भी कोई मतलब नहीं दोस्तों। साहचर का मतलब हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन हो जाएगा साहचर। अब साहचर का मतलब क्या हुआ दोस्तों, वो चीज़ों के मध्य संबंध बैठा रहा था दोस्तों कुत्ता। कैसे कि भाई जब घंटी बजेगी तब मुझे खाना मिलेगा। तो ये दोस्तों संबंध बैठा रहा था, तो यहाँ पर साहचर हो जाएगा हमारा ऑप्शन। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया है। दोस्तों शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है कार्ल जूंग, दूसरा ऑप्शन है मार्टिन ई सेलिगमैन, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों नाम जे चॉम्स्की। वही दोस्तों क्या, नाम चॉम्स्की जो भाषा विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं, उन्हीं की बात की जा रही है। चौथा ऑप्शन है जोसेफ डी नोवा। तो
तो यहाँ पर दोस्तों अब सीधे याद कर लीजिए आप, यहाँ पर ज़्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं कि भाई शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसने दिया था। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, जोसेफ डी नोआक। बस ये चीज़ जान लीजिए दोस्तों, इन्होंने कब दिया था। तो इसे दिया था दोस्तों 1970 में। दोस्तों कब दिया था, 1970 में। फिर नेक्स्ट साइड चलते हैं दोस्तों। 8वां क्वेश्चन है, शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है। मीन्स दोस्तों शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है। तो यहाँ पर प्रकार दिए गए हैं, तो कौन सा आधारित नहीं ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन दोस्तों संज्ञानात्मक शिक्षण, दूसरा ऑप्शन दोस्तों वर्णनात्मक शिक्षण, तीसरा ऑप्शन दोस्तों भावात्मक शिक्षण, चौथा ऑप्शन दोस्तों मनोगत्यात्मक शिक्षण। तो यहाँ पर शिक्षा के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है, यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे दोस्तों भाई संज्ञानात्मक शिक्षण है, ये तो हमारे मस्तिष्क से संबंधित होता है, तो ये तो होगा ही भाई। भावात्मक है, ये भी दोस्तों मस्तिष्क से है, ये भी होगा। मनोगत्यात्मक, ये भी दोस्तों मस्तिष्क से है। गत्यात्मक का मतलब मन में चलने वाली प्रक्रिया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन बिल्कुल अलग है, और इसमें मैंने बताया कि आपसे कई वीडियो में बता चुका हूँ, कई क्लास में। जब भी दोस्तों नहीं पूछेगा, ये चीज़ आप लोग नोटिस कीजिएगा, कोई 3 ऑप्शन एक जैसे होंगे और एक कोई ऑप्शन अलग होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हुआ दोस्तों, जब भी नहीं पूछेगा तो कोई 3 ऑप्शन एक जैसे होंगे, लगभग अर्थ एक निकल रहा होगा या एक चीज़ से संबंधित होंगे, और कोई एक जो ऑप्शन होगा वो आपका अलग होगा और आपका उत्तर वही होगा। अब यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे भाई, संज्ञानात्मक मतलब क्या है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया, ये पूरी तरह से दोस्तों मस्तिष्क की बात कर रहा है। भावात्मक कहाँ होता है दोस्तों, मस्तिष्क में। मनोगत्यात्मक मस्तिष्क में। लेकिन यहाँ पर वर्णनात्मक क्या मतलब दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपसे भी समझ पाए होंगे, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है दोस्तों। फिर दोस्तों 9वां क्वेश्चन है कि हेनरी ए मूरे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है वाक्य पूर्ति परीक्षण, दूसरा ऑप्शन दोस्तों 16 व्यक्तित्व आयाम, तीसरा ऑप्शन है कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, चौथा ऑप्शन दोस्तों चित्रकुंठा परीक्षण। तो हेनरी ए मूरे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण दोस्तों निर्मित किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों इनके द्वारा निर्मित किया गया था कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। दोस्तों इसे एक और नाम से हम सभी जानते हैं, मतलब जाना जाता है कथानक जो संप्रत्यक्षण परीक्षण है। इसे जो दूसरा नाम जाना जाता है दोस्तों क्या है, अंतर्बोध परीक्षण। अंतर्बोध परीक्षण के नाम से भी इसे जाना जाता है दोस्तों। कथानक संपरीक्षण को या तो दोस्तों क्या कहा जाएगा, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, या तो क्या कहा जाएगा, अंतर्बोध परीक्षण। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पाए होंगे। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 10वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 10वां क्वेश्चन है कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है। अब यहाँ संस्कृत मुक्त है, जैसे दोस्तों मुक्त का मतलब क्या होता है, अलग। मुक्त का मतलब क्या होता है दोस्तों, अलग। इसी से रिलेटेड एक शब्द आप सभी ने हमेशा देखा होगा, युक्त। युक्त, युक्त का मतलब क्या होता है दोस्तों, जुड़ा हुआ। युक्त का मतलब क्या होता है दोस्तों, जुड़ा हुआ। और मुक्त क्या मतलब होता है, अलग। जैसे विश्लेषण का मतलब होता है अलग, संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना। ये विशेष मतलब मोटा मोटा मैं ऐसे शब्द बता देता हूँ, बाकी उसमें तो जो सेंटेंस होता है आपका उसमें दिया रहता है, तो उस पर देखना होता है। तो भाई यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक। अवाचिक का मतलब क्या हुआ दोस्तों, वाचिक का मतलब जैसे बोलने से संबंधित है, अवाचिक मतलब बिना बोलने से संबंधित परीक्षण कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों बुद्धिमत्ता का समूह परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है वैसलर वयस्क बुद्धिमत्ता मापनी, तीसरा ऑप्शन है भाटिया बैटरी, चौथा ऑप्शन है स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। तो यहाँ पर दोस्तों जो कि मतलब कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृत मुक्त अवाचिक परीक्षण है, यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन तो हमारा हो जाएगा दोस्तों स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। ये परीक्षण है क्या दोस्तों, अवाचिक परीक्षण है। अब इसका दोस्तों मतलब क्या होता है ये हम जान लेते हैं,
और इसको किसके द्वारा दिया गया था ये जानना भी जरूरी है दोस्तों। तो इसको किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? रेविन दोस्तों, एक मनोवैज्ञानिक है रेविन। इनका पूरा नाम है दोस्तों झांसी रेविन, लेकिन यहाँ पर जगह कम है दोस्तों। झांसी रेविन के द्वारा इसे विकसित किया गया था और इसे अशाब्दिक समूह जैसे कहा जाता है, अशाब्दिक समूह परीक्षण भी कहा जाता है दोस्तों इसे। और इस परीक्षण की जो मुख्य विशेषता है, इसमें तर्क है, धारणा है और दोस्तों अमूर्तता पे बात की गई है। अवाची का मतलब क्या हुआ दोस्तों? जब बिना बोले है भाई, वाची का मतलब बोलते हुए, अवाची का मतलब जाहिर सी बात कल्पना करेंगे तो अमूर्तता आएगी। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? जो दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर हैं, ये इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। जो दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर हैं, इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, बहुबुद्धि, जिसमें इन्होंने दोस्तों 9 प्रकार की बुद्धि बताई है। कितने प्रकार की दोस्तों? 9 प्रकार की। तो उसमें कौन से सम्मिलित नहीं, ये आपको बताना है भाई। पहला ऑप्शन दोस्तों अंतःवैयक्तिक, दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक, तीसरा ऑप्शन है सामूहिक, चौथा ऑप्शन दोस्तों अस्तित्वकारी। तो इसमें सीधा जान लीजिए दोस्तों सामूहिक बुद्धि इन्होंने नहीं बताई है। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अधिगम्य पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? अधिगम्य पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? जब भी दोस्तों दंड व पुरस्कार की बात की जाएगी तो यहाँ पर व्यवहारवादी वैज्ञानिक आएंगे, क्योंकि इन्होंने ही दोस्तों दंड व पुरस्कार का ज़्यादा पर जोर दिया है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन दोस्तों एल थार्नडाइक मतलब थार्नडाइक, दूसरा दोस्तों कोहलर व काफा, तीसरा ऑप्शन दोस्तों BF स्किनर, चौथा ऑप्शन दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा। तो यहाँ पर जो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। और यहाँ पर जो जैसे दोस्तों पुरस्कार व दंड की बात की जाती है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? ऐसे वैज्ञानिकों का मानना होता है कि चीज़ों को जो सीखने वाली होती है, इन्हें सिर्फ पुरस्कार व दंड के माध्यम से सिखाया जा सकता है। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पर BF स्किनर हो जाएगा। और यहाँ पर जो इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया था, उसका क्या नाम था दोस्तों? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अधिगम का मतलब दोस्तों जानते होंगे आप सभी जानते होंगे दोस्तों, सीखना होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा कि अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, सत्य नहीं है दोस्तों। पहला ऑप्शन दोस्तों अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, सही है दोस्तों, लेकिन गलत पूछा गया है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम होता है, तो ये यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दोस्तों अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है, स्थायी परिवर्तन होता है, बात ऐसी की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर नहीं पूछा गया, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, बात सही है दोस्तों, अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, नहीं पूछा गया तो हमारा उत्तर नहीं होगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा जो बचे अब 3 कट ही गए, तो बचा कौन सा ऑप्शन दोस्तों? चौथा, कि अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। आप खुद ही समझ सकते हैं दोस्तों, या समझ आ रहा होगा कि अधिगम का मतलब दोस्तों सीखना होता है। तो मतलब सीखना कैसे? औपचारिक जगह पे, औपचारिक रूप से, जैसे विद्यालय हो गया, यहाँ पर बैठ कर सीखना। तो यहाँ पर जन्मजात कैसे आएगा दोस्तों? जन्मजात नहीं है, जन्मजात नहीं है दोस्तों, जन्मजात बिल्कुल गलत हो जाएगा, अधिगम जन्मजात नहीं होता। फिर दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है कि किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया? व्यक्तित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है BF स्किनर, दूसरा ऑप्शन दोस्तों सिगमंड फ्रायड, तीसरा ऑप्शन दोस्तों गॉर्डन अल्पोर्ट, चौथा ऑप्शन दोस्तों रेमंड B कैटल। अभी बताया गया दोस्तों BF स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है भाई। सिगमंड फ्रायड दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इन्होंने दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों कोई सिद्धांत या कोई प्रतिपादित नहीं किया व्यक्तित्व को, वहाँ यहाँ पर हो जाएगा गॉर्डन अल्पोर्ट, गॉर्डन अल्पोर्ट। माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर पूछा जा रहा है व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है, तो यहाँ पर व्यक्तित्व की बात की जा रही है दोस्तों। तो यहाँ पर तो जो गॉर्डन अल्पोर्ट हैं,
इन्होंने दोस्तों जैसे सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब यहाँ पर गॉर्डन जो आलपोर्ट जी हैं, इन्होंने भी दोस्तों जैसे दोस्तों आलपोर्ट हैं, इन्होंने व्यक्तित्व का सील गुण सिद्धांत दिया था। कौन सा? रेमंड जी आलपोर्ट जो तो माफ कीजिएगा, आलपोर्ट ने कौन सा सिद्धांत दिया था दोस्तों? तो इन्होंने दिया था दोस्तों सील गुण सिद्धांत, व्यक्तित्व का सील गुण सिद्धांत। आगे दोस्तों व्यक्तित्व मैं नहीं लिख रहा हूँ। गोल्डन आलपोर्ट ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो व्यक्तित्व का सील गुण सिद्धांत दिया था। अब यहाँ पर आरबी कैटल ने जो दोस्तों सिद्धांत दिया था, प्रतिकारक प्रणाली का सिद्धांत दिया था। सिगमंड फ्रायड ने दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत दिया था। लेकिन यहाँ पर भैया दोस्तों B.F. स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। यहाँ पर व्यक्तित्व पूछा जा रहा, तो यहाँ पर दोस्तों B.F. स्किनर हमारा आंसर हो जाएगा। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? तो कोई 3 सही होंगे, एक नहीं होगा, वही आपको बताना है दोस्तों। व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है? पहला ऑप्शन दोस्तों स्थिर, दूसरा ऑप्शन दोस्तों सामान्य, तीसरा ऑप्शन स्थायी, चौथा ऑप्शन अनूठा। व्यक्तित्व की इंग्लिश जो होती है दोस्तों पर्सनालिटी होती है, और ये दोस्तों पर्सनालिटी मतलब पर्सोना शब्द से बना है, जो लैटिन भाषा से लिया गया है। उसी से दोस्तों इस पे पूरी बात की जाती है। और जो दोस्तों व्यक्तित्व का आम भाषा में अर्थ होता है, जैसे आमतौर पर इसकी परिभाषा बताई जाती है। व्यक्तित्व में दोस्तों हम सभी के सारे गुण आ जाते हैं, बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, या किसी से पर्सन से चलने का तरीका, पहनावा, ये सब दोस्तों व्यक्तित्व में आ जाता है, मतलब आम परिभाषा में दोस्तों। अब यहाँ पर लेकिन सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं? सैद्धांतिक जैसे स्थिर है, स्थायी है, सामान्य, अनूठा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे कि जैसे भाई स्थिर स्थायी का मतलब क्या हुआ? एक भाई स्थिर मतलब रुका हुआ, तो स्थायी का मतलब भी क्या हुआ दोस्तों? एक एक चीज जो रुकी हुई। तो यहाँ पर तो दो ऑप्शन एक हो गए हैं। तो जब दो ऑप्शन एक हो रहे हैं तो कैसे हमारा सही होगा दोस्तों? या तो फिर दोनों सही होगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हुए दोस्तों? कट गए हैं। अब हमारे पास दोस्तों बचे दो ऑप्शन। भाई व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? दोस्तों अनूठा, जैसे अनूठा का मतलब क्या है दोस्तों? एक अलग चीज। ये तो है, नहीं पूछा गया तो ये भी कट गया। बचा कौन सा दोस्तों? सामान्य। ये दोनों होंगे नहीं दोस्तों, एक ही अर्थ दे रहे हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी ने क्वेश्चन अच्छे समझे होंगे दोस्तों। आप सभी दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। आपके जो फ्रेंड्स हों, जो ग्रुप्स हैं, उनमें शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और जो रीट की तैयारी कर रहे हों, मीन्स मतलब आपके नॉलेज में हो, उनको भी शेयर कर दीजिएगा। भाई प्रीवियस ईयर पेपर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप सभी जानते होंगे दोस्तों। अभी दोस्तों मैं आगे एक क्लास लाऊंगा दोस्तों। इसमें दोस्तों मैं स्पष्ट रूप से आपको दिखाऊंगा कि भाई देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जो क्वेश्चन 2021 में आपका आया है दोस्तों, वही क्वेश्चन सेम टू सेम 2022 में आया है दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा हिंदी की क्लास में। हर क्लास में मतलब हर सब्जेक्ट में हुआ है ऐसा दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपके सामने हिंदी क्लास आएगी, उसमें आप सभी को मैं ये स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि दोस्तों देखिए सेम क्वेश्चन 2021 में आया है, और फिर ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम टू सेम दोस्तों। तो मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्लास देखनी ज़रूरी है, क्वेश्चन लगाने ज़रूरी हैं। चाहे आप कोई बुक से लगाइए या क्लास देख लीजिए या समझ लीजिए, मतलब आप एक बार सॉल्व कर लीजिए। भाई 8 ही पेपर हुए थे आपके रीट में, तो कितना समय में लगेगा? दो मतलब एक सेट एक दिन में लगाएंगे फिर भी 8 दिन में हो जाएगा, मिला भी लेंगे। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, हम सभी नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।